आप सभी का एक बार फिर स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर आपको MP असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी साहित्य से क्लासें करा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं शरद जोशी के प्रतिनिधि जो व्यंग हैं, इसके साथ ही रमेश चंद्र शाह की डायरी अकेला मेला, ठीक है, जो कि आपकी 9वीं यूनिट में लगी हुई है। तो यहाँ पर देखिए 9वीं इकाई जो जैसा कि आपके मध्य प्रदेश के कवियों से संबंधित है, मध्य प्रदेश के लेखकों से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए जितनी भी कविताएं थी 9वीं इकाई में, वो हमने आपको कंप्लीट करा दी हैं। आज ही क्लास में हम देखिए चर्चा करेंगे शरद जोशी के प्रतिनिधि जितने भी व्यंग हैं और जो पंक्तियाँ पूछी जाती हैं महत्वपूर्ण व्यंगों से, वहाँ से। इससे पहले देखिए इनके जीवन परिचय पर हम चर्चा करेंगे, उसके बाद क्या है इनके प्रतिनिधि व्यंग जानेंगे। इसके साथ ही हम देखिए आज की ही क्लास में हम रमेश चंद्र शाह के जीवन परिचय और अकेला मेला जो डायरी इनकी लगी हुई है उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बनी रहती है और जहाँ से प्रश्न पूछे भी गए हैं, है ना, तो उनके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए जितने भी नए स्टूडेंट क्लास से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपको कोई भी क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखिए आपको नोटिफिकेशन क्लास से संबंधित ही नहीं बल्कि यहाँ पर PhD एडमिशन वैकेंसी संबंधित भी जानकारी दी जाती है। अब यहाँ पर देखिए पूरा ये MP असिस्टेंट प्रोफेसर का कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है। ज़्यादा दिन नहीं है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में, है ना, तो क्लास भी काफ़ी हो चुकी हैं, 43+ क्लासें हैं और इतना भी समय नहीं कि आप पूरी क्लासें देख पाएँ। तो यहाँ पर देखिए कंप्लीट जो कोर्स है इसकी जो PDF है आपको 999 रुपये में प्राप्त हो जाएगी। यदि किसी स्टूडेंट को 1 या 2 यूनिट चाहिए, विशेषकर देखिए 9वीं 8वीं और 10वीं यूनिट की मांग ज़्यादा है, तो 1 यूनिट का जो हमने यहाँ पर प्राइस रखा है 99 रुपये रखा है। डेमो के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास देखिए और जो क्लासें हम यहाँ पर करा रहे हैं, जो कंटेंट हमें आपको दे रहे हैं, वही क्या है आपको PDF में दिया जाएगा। तो आपको देखिए इस नंबर पर मैसेज कर देना है और यहाँ पर आपको कंप्लीट PDF प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखिए शरद जोशी के जीवन परिचय को हम देख लेते हैं। तो शरद जोशी का देखिए जो जन्म है कब हुआ है, 21 मई 1931 में, ठीक है, और इनकी मृत्यु हुई 5 सितंबर 1991 में। हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध व्यंग्यकार, कवि और पटकथा लेखक थे, ठीक है। इन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विसंगतियों को गहरे और धारदार व्यंग्य किए। देखिए व्यंग्य क्या है, व्यंग्य है कि कोई भी ऐसी सामाजिक कुरीति है या राजनीतिक कुरीतियां हैं, ठीक है, जो रूढ़िवादिता है, उसको क्या है सहज रूप में, व्यंग्यात्मक रूप में, ठीक है, या फिर बोल रहे हम जैसे कि किसी को टॉन्ट मारते हैं, सामने वाले को बुरा भी ना लगे और उसे पूरी बात समझ में आ जाए, तो ये होता है व्यंग। तो इन्होंने क्या है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विसंगतियों पर क्या है गहरे व्यंग किए हैं। 1990 में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा शरद जोशी, ये आपको ध्यान में रखना, इनका जो जन्म हमने आपको बता दिया 21 मई को हुआ, ठीक है, 1931 में। अब यहाँ पे देखिए उनके पिता का नाम आपको ध्यान में रखना है। इनके पिता का नाम श्रीनिवास जोशी, माता का नाम शांति जोशी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा उज्जैन के दौलतगंज मिडिल हाई स्कूल से हुई। इसके बाद ये इंदौर चले गए और वहाँ से इन्होंने होलकर कॉलेज से BA की डिग्री प्राप्त की। आजीविका और पत्रकारिता शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने कुछ समय तक सरकारी नौकरी, ठीक है, किसमें, मध्य प्रदेश सरकार के सूचना एवं प्रकाशन विभाग जनसंपर्क अधिकारी के रूप में की। अब देखिए यहाँ पर इनकी जो महत्वपूर्ण कृतियाँ वो हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा उन्होंने प्रसिद्ध समाचार पत्र नई दुनिया से अपने लेखन की शुरुआत की। बाद में उन्होंने हिंदी एक्सप्रेस, नवभारत टाइम्स में व्यंग लिखे। उनका प्रतिदिन नामक दैनिक कॉलम पाठकों के बीच बेहद लोकप्रिय था। आप देखिए एक अखबार का एक कॉलम आता है जिसमें क्या है जितने भी कुछ चुटकुले भी होते हैं, किसी कहानियाँ भी होती हैं, ठीक उसी प्रकार से इन्होंने जो लेखन कार्य है किससे किया, समाचार पत्र से स्टार्ट किया, ठीक है, नई दुनिया से। उसके बाद देखिए इनका जो प्रतिदिन नामक दैनिक कॉलम है जिन्होंने पाठकों को अपनी ओर आकर्षित किया। साहित्यिक रचना शरद जोशी ने व्यंग्य साहित्य में एक नया आयाम स्थापित किया। उनकी रचना में कटुता की वजह हास्य, मर्मस्पर्शी कटाक्ष, कटाक्ष यानी कि टोंट जो हम मारते हैं दूसरे को, तो उसमें किसी को बुरा भी ना लगे और सामने वाला आपकी बात भी समझ जाए। इनके प्रमुख व्यंग्य संग्रह कौन से, जीप पर सवार इल्लियाँ, महत्वपूर्ण, राह किनारे बैठ, परिक्रमा, यथासंभव, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, किसी बहाने, यत्र तत्र सर्वत्र। देखिए ये रचना पूछी गई है, जीप पर सवार इल्लियाँ, यत्र तत्र सर्वत्र और दूसरी सतह, ये रचनाएं पूछी गई हैं, आपको ध्यान में रखनी है। नाटक देखिए इन्होंने कौन सा लिखा है, अंधों का हाथी, एक गधा उर्फ अलादाद खां, ठीक है। फिल्मों और टेलीविज़न में
इनका योगदान रहा है, तो आपको ध्यान में रखना शरद जोशी ने 1970 और 1980 के दशक में हिंदी सिनेमा और टेलीविजन के लिए शानदार पटकथा और संवाद लिखे हैं। अब देखिए किस किस धारावाहिक में इनकी पटकथा देखने को मिलती है, तो ये जो जिंदगी है, ठीक है, विक्रम और बेताल, सिंहासन, बत्तीसी, वाह जनाब, उनकी कहानियों पर बाद में लापतागंज नामक धारावाहिक भी बनाया गया। आपने सब टीवी पर देखा होगा, लापतागंज एक सीरियल आता था, तो वो क्या है, इनकी कहानियों पर ही आधारित है। प्रमुख फिल्में देखिए, छोटी सी बात, उत्सव, गोधली, दिल है कि मानता नहीं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इनमें क्या है, इन्होंने पटकथा लिखी है। सम्मान और पुरस्कार इन्हें देखिए साहित्य के क्षेत्र में कौन कौन से मिले हैं, आपको ध्यान में रखना है। 1990 में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म श्री से अलंकृत किया गया। इसके अलावा देखिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इन्हें शरद जोशी सम्मान की स्थापना की गई, यानी कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इनके नाम पर शरद जोशी एक सम्मान दिया जाता है, जो प्रसिद्ध व्यंग्यकार होते हैं, ठीक है, उनको दिया जाता है, या जिन्होंने क्या है साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त की है। व्यक्तिगत जीवन, शरद जोशी का जो व्यक्तिगत जीवन की यदि हम बात करें, ठीक है, तो इनका जो विवाह है भोपाल की लेखिका, रेडियो कलाकार, रंगमंच अभिनेत्री इरफाना सिद्दीकी से हुआ था। ध्यान देंगे, इनकी 3 बेटियां हैं, वाणी, ऋचा और नेहा। देखिए प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जैसे प्रीवियस ईयर में क्या है, सुभद्रा कुमारी चौहान की बेटी से प्रश्न बना था, क्योंकि उन्होंने मिला तेज से तेज एक जीवनी लिखी थी अपनी माँ के ऊपर, तो प्रश्न बना था। इसलिए देखिए आपको इनके जो अभी वर्तमान समय में, ठीक है, इनकी जो बेटी है वो कार्य कर रही हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो वाणी, ऋचा और नेहा, उनकी बेटी नेहा शरद एक प्रसिद्ध अभिनेत्री और कवित्री हैं, ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। बाकी देखिए इनकी मृत्यु 5 सितंबर 1991 में हो गई, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर क्या है, जितने भी इनके महत्वपूर्ण प्रतिनिधि व्यंग हैं, ठीक है, जहाँ से पंक्तियाँ लगती हैं या सार पूछ लिया जाता है, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो शरद जोशी के व्यंग केवल मनोरंजन या सतही हास्य नहीं, बल्कि वे समाज की व्यवस्था की रग रग से वाकिफ एक सजग लेखक के तीखे प्रहार हैं। उनके प्रतिनिधि व्यंग आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने दशकों पहले थे। यानी कि मैंने कल भी आपसे एक लाइन बोली थी, जैसे मुक्तिबोध ने जो रचना रची थी, ठीक है, तो उसमें सीधी सा उस समय के जितने भी लेखक या कवि रहे, तो उनकी रचनाएं आज इतनी प्रासंगिक क्यों लगती हैं, क्योंकि दूरदृष्टि थी, ठीक है। तो यही बात शरद जोशी के लिए बोली जा रही है कि इनके प्रतिनिधि व्यंग आज भी उतने प्रासंगिक हैं जितने कि उनके समय पर थे। यहाँ उनके सबसे महत्वपूर्ण प्रतिनिधि व्यंग्यों की विस्तृत समीक्षा और उनके अंतर्निहित संदेशों का विश्लेषण किया गया है। अब देखिए जीप पर सवार इल्लियाँ, तो ये किस पर आधारित है, व्यवस्था और नौकरशाही पर चोट की गई है, ठीक है, इस पर व्यंग किया गया है। तो यह शरद जोशी का सबसे प्रसिद्ध और कालजयी व्यंग निबंध है। इसमें उन्होंने सरकारी तंत्र की संवेदनहीनता, दिखावे की संस्कृति को उजागर किया है। इन्होंने क्या जीप पर सवार इल्लियों में जो कुव्यवस्था फैला रखी है, ठीक है, नौकरशाही की जो व्यवस्था फैला रखी है, और ज़्यादातर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, जितने भी नेता होते हैं, जितने भी मंत्री होते हैं, उनके ही रिश्तेदार क्या अधिकारी बनकर बैठे हुए हैं, और दिखाने के लिए सरकार में सबको समानता का भाव दिया जाता है कि हम सबके लिए बराबर का कार्य कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ क्या है, संवेदनहीनता को प्रस्तुत करता है। कितनी भी मौतें हो जाती हैं, लेकिन प्रशासन को या सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, दिखावे की संस्कृति को ये दिखाते हैं, ठीक है। और जैसे कि वर्तमान में आप चीज़ें देख भी रहे हैं, तो आप उससे अच्छे से कनेक्ट करेंगे। आप देखिए सर्व शिक्षा अभियान चलाया जाता है, और किस प्रकार से जो आम जनता है उनके लिए वो प्रायोरिटी नहीं दी जाती। खुद के बच्चे पढ़ते हैं विदेशों में, और यहाँ के बच्चों के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। तो ये पूरी जो सरकार की जो कुव्यवस्था है, ठीक है, प्रशासन की जो कुव्यवस्था है, इस पर तीखा व्यंग किया है शरद जोशी ने। उस समय किया था और आज भी प्रासंगिक है। क्यों प्रासंगिक है? क्योंकि कोई सुधार हुआ ही नहीं है। दिखाने के लिए कागजों में आपको सुधार दिखा देंगे, लेकिन वास्तविक धरातल पर कोई भी सुधार कार्य किया नहीं गया है, ठीक है। मूल कथ्य क्या है, इसका ध्यान रखेंगे कि लेखक अपने एक मित्र जो एक सरकारी अधिकारी है के साथ जीप में बैठकर चने के खेतों का मुआयना करने जाता है। यानी कि कोई एक इनका मित्र रहता है, अधिकारी रहता है, तो उसके साथ बैठकर ही चले जाते हैं और जो चने के खेत हैं, ठीक है, उनका मुआयना करने जाते हैं। खेतों में इल्लियाँ एक प्रकार का कीड़ा है, ठीक है, जो लग गई है और फसल बर्बाद हो रही है। अखबारों में हल्ला मचने के बाद बड़े अफसर, नेता जीप सब में सवार होकर निरीक्षण के लिए निकलते हैं। अब व्यंग किस प्रकार किया गया, ध्यान रखें। व्यंग का केंद्र क्या है? लेखक देखता है कि जो अफसर फसल की इल्लियों से बचाने आए हैं, वे खुद मुफ्त के चने उखाड़कर खा रहे हैं। अब देखिए किसान किस प्रकार से ग्रसित है पीड़ा से।
एक तो आर्थिक रूप से तंगी, दूसरी उनकी फसल अगर अच्छी भरी हो रही है तो मौसम की मार पड़ती है, तीसरा कालाबाजारी की मार पड़ती है, बीच में जितने भी ये बिचौलिए बैठते हैं, ठीक है, वो किस प्रकार से बीच में ही उनके दाम को खा लेते हैं। तो ये भी दर्शाया। अब यहाँ पर जो खुद आम जनता के सेवक बने फिरते हैं कि हम आपकी सेवा करेंगे, तो कोई सेवा करने नहीं आते, सीधे सीधे लिखा है। जब उन्हें पता चला कि चने के खेत में इल्लियाँ यानी कि एक प्रकार का कीड़ा लग चुका है, तो उसको दूर करने की बजाय क्या है, जो गरीब किसान हैं, ठीक है, जो पीड़ित हैं, तो उनके खेतों से वो चने उखाड़ कर खा रहे हैं कि ये समस्या तो बाद में देखी जाएगी, पहले हम चने खा लें। तो अंत में लेखक निष्कर्ष निकालता है कि असली इल्लियाँ तो ये बड़े अधिकारी और नेता हैं जो जनता के टैक्स के पैसे और संसाधनों को इल्ली की तरह चाट रहे हैं। जैसे कीड़ा होता है इल्ली, ठीक है, आपने फसलों पर कीड़े लगते हुए देखे होंगे, वो क्या है, फसल को नष्ट करते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये जितने भी भ्रष्ट नेता या अधिकारी हैं, वो दिखाने के लिए तो पेपरों में समाचार पत्रों में इतना अच्छा बोलेंगे कि ये सिर्फ जनता के लिए खड़े हैं, लेकिन वास्तविकता में क्या है, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए किसी के भी जीवन को ख़त्म कर सकते हैं, किसी के जीवन को नष्ट कर सकते हैं। तो सीधा सीधा यहाँ पर क्या है, व्यंग मारा है किसने, जो नौकरशाही व्यवस्था है उस पर शरद जोशी ने। ठीक, महत्व क्या है इस व्यंग का, कि यह व्यंग भारतीय नौकरशाही के इंस्पेक्शन कल्चर यानी कि निरीक्षण संस्कृति पर सबसे करारा प्रहार है, जहां समस्या का समाधान करने की बजाय केवल कागजी खाना पूर्ति, वीआईपी दौरों पर पैसा बहाया जाता है। और ये वास्तविकता है। अभी आप न्यूज़ में भी देखते होंगे किस प्रकार से वीआईपी जो कल्चर चल रहा है, आम जनता चाहे उनका पेपर छूट जाए, जितने भी अभी अभ्यर्थी हैं, चाहे कोई मर जाए, अगर कोई पेशेंट अगर एम्बुलेंस में, एम्बुलेंस फंसी रहेगी लेकिन रोड का जो जाम है वो हटेगा नहीं, क्यों, वहाँ से नेताजी निकल रहे होते। तो ये सीधे सीधे बोला गया है कि कहने के लिए यहाँ पर जनता के नौकर दिखाए गए हैं, लेकिन ये कोई नौकर नहीं है, बल्कि उन पर राज करने वाले राजा बन चुके हैं, जो क्या है, सिर्फ अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए सोचते हैं, आम जनता के टैक्स पर अपने स्वार्थ को सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, देश में नौकरशाही जो व्यवस्था है, जो भ्रष्टाचार है, उस पर व्यंग किया गया। तो उम्मीद करते हैं जीप पर सवार इल्लियाँ आपको समझ में ये व्यंग आ गया होगा। अगला व्यंग देखिएगा, राह किनारे बैठ, ये मध्यवर्गीय तटस्थता पर कटाक्ष है। अब किस प्रकार से कटाक्ष किया गया देख लेते हैं। तो इस व्यंग संग्रह और इसके मुख्य निबंध में शरद जी ने समाज के उस वर्ग को निशाने पर लिया है जो बदलाव तो चाहता है लेकिन खुद की कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता। ठीक है, आपने समाज में ऐसे बहुत व्यक्ति देखे होंगे, शिक्षित व्यक्ति देखे होंगे, जो कहने के लिए कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन अगर सुधार की बात होगी तो अपने आप में कोई सुधार नहीं करेंगे। मूल कथ्य क्या है इसका देखेंगे। तुलसीदास की एक पंक्ति से ये स्टार्ट होता है, या फिर एक तुलसीदास की एक पंक्ति है इसमें, को नृप होई हमें कहानी, चेरी छाड़ी अब दो अब होव की रानी, यानी कि राजा कोई भी बने, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। और ये मेंटलिटी है आज के समाज की। अगर कोई युवा अपने ही घर में सुधार करना चाहता है तो उसके पेरेंट्स या उनके रिश्तेदार ये कह देते हैं तुम्हें क्यों इतनी पड़ी है, कोई भी बनेगा तो हमारा क्या फ़ायदा। यानी कि गलत होते हुए देखते रहने की जो आदत है मध्यवर्गीय लोगों में पड़ चुकी है। शरद जी इसी मानसिकता को आधुनिक संदर्भ में दिखाते हैं कि समाज में भ्रष्टाचार हो, दंगे हों, राजनीतिक उथल पुथल हो, एक बड़ा वर्ग किनारे बैठकर केवल तमाशा देखता है और कमेंट्री करता है। तो यहाँ पर सीधे सीधे बोला गया है, मान लीजिए अभी आप जितने भी न्यूज़ वगैरह देखते हैं, किसी भी दुकानदार की दुकान गिरा दी, ठीक है, सुनिएगा, तो पहले तो बहुत कुछ सुनने जो उससे जलते हैं कि सही है, इसने ऐसा किया वैसा किया, लेकिन जब खुद पर बात आती है, खुद की दुकानें गिरती हैं, है ना, तब रोते कि हमारे साथ गलत हुआ। तो यहाँ पर क्या है, दूसरों की व्यवस्था पर लोग हंसते हैं, ठीक है, लेकिन जब खुद पर गुजरती है तब उन्हें पीड़ा पता चलती है। तो एक तरफ तो बहुत बोलेंगे कि समाज में ये होना चाहिए, समाज में वो होना चाहिए, लेकिन यदि बोला जाए कि तुम क्यों नहीं अपने सुधार करते हो, जैसे अगर स्त्री शिक्षा की बात कर ली जाए तो सब लोग कहेंगे कि हाँ हम तो अपनी लड़कियों को पढ़ाते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन अगर स्वतंत्रता की बात आएगी तो उन्हें क्या है, चार दीवारी में बंद करना ही पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये पूरी एक कुव्यवस्था बन चुकी है, एक मानसिकता जो पितृसत्तात्मक मानसिकता है, ठीक है, वो यहाँ पर दर्शाई गई है। आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी टॉपिक से। व्यंग का केंद्र, तो लेखक उन बुद्धिजीवियों और मध्यम वर्ग के लोगों पर तंज कसते हैं जो ड्राइंग रूम में बैठकर देश की समस्याओं पर बड़ी बड़ी बहसें करते हैं, लेकिन जब सड़क पर उतरकर संघर्ष करने की बारी आती है तो चुपचाप किनारे बैठ जाते हैं। महत्व क्या है इस व्यंग का, तो व्यंग पाठकों में आत्मनिरीक्षण की भावना जगाता है,
और आपकी तटस्थता वास्तव में गलत व्यवस्था को मौन को समर्थन देती है। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि आप कहना तो चाह रहे हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन आप खुद ही क्या है आवाज़ नहीं उठाते। और यहाँ पर देखिए कितने क्राइम हो जाते हैं, आप लड़कियों के साथ क्राइम देख लीजिए, है ना, कितना गलत हो जाता है। और भी देखिए कितने अपराध हैं, तो लोग कहेंगे अरे बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, लेकिन खुद ही क्या है उठकर नहीं आएंगे। उन्हें ये लगता है कि अगर चीज़ें हो रही हैं तो कौन सा हमारे साथ हो रही हैं, ठीक है। तो ये पूरी एक जो लोगों की मानसिकता बन गई है मध्यम वर्गीय परिवार की, ठीक है, कि कहने के लिए तो यहाँ से वहाँ तक की बातें कर लेंगे बड़ी बड़ी, लेकिन जब वास्तविक धरातल पर उनको रखा जाए तो उनमें 1 इंच मात्र भी सुधार, ठीक है, या खड़े होने का साहस नहीं है, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने का साहस नहीं है। अगर कोई आवाज़ उठा रहा है गलत के खिलाफ, गलत चीज़ों को उजागर कर रहा है, तो उसे बहुत मोटिवेट करेंगे, लेकिन अगर सहयोग की बात की जाए तो सहयोग तो क्या वो छुपकर अपने घरों में बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इस व्यंग्य के माध्यम से आत्मनिरीक्षण की भावना को जगाया गया है और व्यंग किया गया है मध्यम वर्गीय जितने भी लोग हैं उनकी तटस्थता पर, ठीक। चलिए अगला व्यंग देखिए, तुम चंदन हम पानी। तो इसमें देखिए सामाजिक पाखंड और चाटुकारिता को दर्शाया गया है। तो रैदास के प्रसिद्ध भजन की इस पंक्ति को शरद जी ने एक नए व्यंग्यात्मक संदर्भ में ढाला है। यह व्यंग सत्ता के पीछे भागने वाले लोगों और समाज के दोहरे चरित्र को उजागर करता है। मूल कथ्य क्या है, यहाँ चंदन किसका प्रतीक है, ध्यान देंगे सत्ता का, पद, पैसा और रसूख का प्रतीक है। पानी आम आदमी या चापलूस जो इस चंदन से लिपटने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। व्यंग का केंद्र क्यों कहा गया है इसे, और व्यंग का केंद्र क्या है, तो शरद जी दिखाते हैं कि कैसे समाज में गुणी और ईमानदार व्यक्ति की वजह उस व्यक्ति को सम्मान मिलता है जिसके पास सत्ता या पैसा है। लोग अपनी आत्मा को बेचकर भी बड़े लोगों के करीब रहना चाहते हैं और ये वास्तविकता है। जैसा कि चल रहा है कि जो ईमानदार है, ठीक है, जो गुणी है, जो योग्य है, वो व्यक्ति आगे नहीं निकल पा रहे, ठीक है, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में हम देख लें, किसी भी क्षेत्र में देख लें। और यहाँ पर क्या है, जो अयोग्य व्यक्ति है वो आगे निकल रहा, क्यों निकल रहा है, क्योंकि उनके पास रुपया है, ठीक है, उनके पास सत्ता है। और सत्ता का जो नशा होता है वो आपको गुणी व्यक्ति से भी आगे निकाल देता है। और यहाँ पर भी देखिए लोगों को पता है कि ये कितना अयोग्य है, ठीक है, कितना भ्रष्ट है, लेकिन फिर भी उसके सामने जी हुजूरी करते रहते। क्यों, क्योंकि आने वाले समय में उसका काम निकल, हालांकि निकलता नहीं है, वो उनकी झूठी एक मानसिकता बन जाती है कि हमारे देखिए विधायक जी से ऐसे रिश्ते हैं, हमारे मंत्री जी से ऐसे रिश्ते हैं। अरे जब वो दूसरों तक, जब वो अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए आम जनता तक को मरवा सकते हो तो आप किस खेत की मूली हैं। तो यहाँ पर ये पूरी दिखाई गई है कि इंसानी जो फितरत है, दूसरे का भला हुआ तो वो कभी नहीं देख सकता। हाँ, दूसरे का अगर कुछ बुरा हो रहा है तो सबसे पहले खड़े होंगे ताली बजाने के लिए कि अच्छा हुआ, बहुत उछलता था, ठीक है, चापलूसी करवा लो, काम धंधे नहीं, खासकर औरतें बड़ी चापलूसी करती हैं, ठीक है। तो ये पूरी व्यवस्था दर्शाई गई है कि किस प्रकार से जो झूठे अयोग्य लोग हैं वो अपने सत्ता और पैसे से आगे निकल रहे हैं, जो ईमानदार जो गुणी लोग हैं वो कैसे दर दर की ठोकर खा रहे हैं। और ये देखिए इस प्रकार से व्यवस्था बना दी गई है, अगर ईमानदारी से सब कार्य किया जाए तो शायद ही ये जो कुव्यवस्था है वो सुधर सके। अब देखिए शरद जोशी ने उस टाइम पे इस व्यंग को लिखा है ना, लेकिन आज भी व्यंग प्रासंगिक क्यों है, क्योंकि कोई सुधार ही नहीं हुआ है। अगर सुधार हुआ होता तो जो व्यंग उस समय किए गए हैं, जो चीज़ें उस समय कवि या लेखकों ने लिखी हुई हैं, तो वो आज हमें इतनी प्रासंगिक नहीं लगती। ये होता कि उस समय में ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आज के समय में भी व्याप्त हैं। तो क्यों व्याप्त हैं, यहाँ पर राजनीति खेली जाती है, किस प्रकार से वोट को हमें बढ़ाना है, किस प्रकार से वही पीछे खदेड़ना है लोगों को, तो उनका दिमाग सिर्फ इसमें ही उलझा रहे। तो ये पूरी चीज़ें दर्शाई जाती हैं। तो यहाँ पर जो चंदन है वो क्या सत्ता का प्रतीक है, रसूख का प्रतीक है। तो भले ही अयोग्य व्यक्ति सत्ता में बैठा हो, लोग क्या उसकी जय जयकार करेंगे, उसके गलत कार्यों को भी सही ठहराने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रतिनिधि व्यंजन का, जी भाई जी। जो राजनीतिक चमचागिरी आपने देखे होंगे, जो नेता होते हैं उनके आगे पीछे चमचा चलते रहते हैं, तो उनके नारे लगाते रहते हैं, हालांकि बाद में उनका कुछ भी भविष्य नहीं रहता, ठीक है। तो यही दिखाया गया है कि राजनीति में चमचा युग पर लिखा गया शरद जोशी का अत्यंत लोकप्रिय मारक व्यंग है। मूल कथ्य क्या है इसमें एक ऐसे चरित्र का निर्माण किया गया जो एकमात्र काम हर बात पर जी भाई जी, हाँ में हाँ मिलाना। और नेता चाहे सही बोले या गलत बोले, दिन रात कहे या रात को दिन कहे, अगर जो नेता है अगर वो चींटी को शेर बोल देगा तो वो भी कहेगा हाँ भाई जी बिल्कुल सही कहा, ये शेर ही है, ठीक है। तो वो लोगों की जो चापलूसी, जो चाटुकारिता, और चाटुकारिता करने की क्षमता भी कुछ लोगों में बहुत बेहतरीन होती है। किसी के पैरों में भी गिर जाएंगे,
उन्हें पता है कि ये हमारे बिल्कुल लेवल का नहीं है, फिर भी गिर जाएंगे अपना काम निकालने के लिए। और ये जो वर्ग है, चाटुकार जो वर्ग है, चमचागिरी वाला जो वर्ग है, हमेशा नेताओं की क्या है, चमचागिरी करता रहता है, उनकी गलत कार्यों को भी सराहना प्रदान करता है। ठीक है, व्यंग का केंद्र, तो लोकतंत्र में जब आलोचना और तर्क समाप्त हो जाते हैं, ध्यान देंगे, लोकतंत्र में जब आलोचना तर्क समाप्त हो जाते हैं तो केवल चमचे बचते हैं। और चमचे आजकल तो जो पत्रकारिता में कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ क्या है, जनता के पक्ष में ना बोलकर सत्ता के पक्ष में बोलते हैं, ये उन पर सूट ज़्यादा करता है। ठीक है, तो यहाँ पर उन सभी लोगों को ले लिया गया जो तर्क को महत्व ना देकर, आलोचना को महत्व ना देकर सिर्फ क्या है, सत्ता के पक्ष में ही बोलें। शरद जी दिखाते हैं कैसे जी हुजूर करने वाले लोग योग्य व्यक्ति को पीछे धकेलकर खुद सत्ता के शीर्ष पर पहुंच जाते हैं, और यही व्यवस्था बन चुकी है। कोई अगर ईमानदार व्यक्ति है, कोई गुणी व्यक्ति है, वो गलत कार्य को गलत कहने की क्षमता रखता है, तो पूरा प्रशासन उसके खिलाफ हो जाता है और उसे इस कदर तोड़ दिया जाता है कि या तो वो खुद ही उस लीक से हट जाता है या फिर वो शांत कर दिया जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर दर्शाई गई है। तो महत्व क्या है, यह व्यंग आज के राजनीतिक परिदृश्य यानी कि अंधभक्ति चाटुकारिता के चरम पर है, जो बहुत पहले ही भांप चुका था। परिक्रमा देखिए, अगला व्यंग इनका धार्मिक और सांस्कृतिक ढोंग। तो यहाँ पर इस व्यंग में शरद जोशी ने समाज में धर्म, संस्कृति, परंपराओं के नाम पर फैल रहे अंधविश्वास और ढोंग की परिक्रमा की है। मूल तथ्य क्या है, लोग तीर्थ यात्राओं, कर्म कांड प्रदर्शन में व्यस्त हैं, लेकिन उनके भीतर मानवीय संवेदनाएं समाप्त हो चुकी हैं। और ये क्या है, आप अपने जीवन में भी देखते होंगे, आप ऐसे कितनी न्यूज़ आपके सामने आ जाती हैं कि और कैसे लोग हैं, देखिए, जो दूसरों का हर समय बुरा चाहेंगे। ठीक है, और पूजा पाठ में 1-1 घंटे 2-2 घंटे बैठे रहेंगे, ऐसा सोचते हैं कि भगवान जी हमारे मतलब पूजा को देख के ही प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक है, दूसरों का अहित करने में वो एक बार भी सोचते नहीं हैं, लेकिन तीर्थ यात्रा वो हर साल करेंगे। तो वो क्या है, जो धार्मिक और सांस्कृतिक ढोंग का चोला पहने बैठे हैं और जो धर्म के नाम पर जो समाज में विसंगतियाँ फैला रहे हैं, जितने भी ये भ्रष्ट धर्मगुरु बनकर बैठे हैं। ठीक है, तो भ्रष्ट की यहाँ पर बात हो रही है, वो क्या है, जनता को मूर्ख बना रहा है, और जनता भी देखिए पढ़ी लिखी मूर्ख बन रही है। तो यहाँ पर देखिए दोनों में ही सामंजस्य देखने को मिल रहा है। अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति इस चीज़ के लिए नकारता है कि अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, ठीक है, अपने भविष्य पर ध्यान दीजिए और इस तरह की चीज़, तो उसको ही क्या है, एक तरीके से कहें, समाज में उसे अलग नज़र से देखा जाता है। तो समाज बना ही ऐसा दिया गया, धार्मिक और सांस्कृतिक ढोंग का प्रतीक बना दिया गया है। ठीक है, तो व्यंग का केंद्र क्या है इसमें, तो लेखक दिखाते हैं कि कैसे धर्म अब ईश्वर से जुड़ने का माध्यम नहीं, बल्कि अपनी तिजोरी भरने और समाज में रौंब जमाने का एक धंधा बन चुका है। और आप देख लीजिए, जितने भी बड़े खुद को धर्माधिकारी बताते हैं, तो उनकी महत्वाकांक्षा कितनी बढ़ जाती है। वो क्या चाहते हैं, हम राजनीति में आ जाएं। जिसे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है, वो राजनीति में आकर बैठ जाता है, तो क्या होता है, सीधी सी बात है, चीज़ें खराब होने लगती हैं, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। यह अंधविश्वास के खिलाफ तार्किक सोच खड़ी करने वाला महत्वपूर्ण व्यंग है। शरद जोशी की सबसे बड़ी ताकत थी करुणा से उपजा व्यंग, यानी करुणा से उपजा व्यंग वे लिखते थे। जब आप उनके व्यंग पढ़ते हैं तो पहली बार हंसी ही आती है, लेकिन थोड़ी देर बाद दिल में एक अजीब सी टीस उदासी मिलती है। देखिए, व्यंग करते हैं, तीखे व्यंग करते हैं, लेकिन व्यंग करने का जो तरीका है वो कैसा हास्यास्पद है। पहले हंसी आएगी, लेकिन बाद में क्या, उसके मर्म को समझ में आने लगता है, यानी उसका मर्म समझ में आने लगता है। ठीक है, वे व्यवस्था के प्रति नफरत नहीं पैदा करते, बल्कि पाठक को उस व्यवस्था को बदलने के लिए भीतर से उद्वेलित करते हैं। ठीक है, जनता को समझाना चाहते कि आप सही को सही बोलिए, गलत को गलत बोलने की क्षमता अपने अंदर रखिए, तार्किक को सोच रखिए, ना कि रूढ़िवादी सोच। अतिथि तुम कब जाओगे, अब देखिए अतिथि तुम कब जाओगे इनका व्यंग, तो मध्यवर्गीय आतिथ्य और व्यवस्था। तो यह शरद जी का बेहद लोकप्रिय व्यंग है, जिस पर बॉलीवुड में जो आपने एक मूवी देखी होगी, अतिथि तुम कब जाओगे, अजय देवगन की मूवी है, वो बन चुकी है, इनकी ही इस पर बनी है व्यंग पर। यह व्यंग एक ऐसे मेहमान पर है जो लेखक के घर आता है और जाने का नाम ही नहीं लेता। शुरुआत में उसके स्वागत सत्कार सर्कस के शेर की तरह किया जाता है, लेकिन धीरे धीरे डिनर से लंच फिर खिचड़ी पर बात आ जाती है। तो यहाँ पर व्यंग किया गया है, इसमें मध्यम वर्ग की आर्थिक तंगी, संकोच, अतिथि देवो भव की परंपरा के बीच पिसते आम आदमी की लाचारी को बेहद मजेदार ढंग से दिखाया गया है। देखिए, गलत भी नहीं है, इसमें उस मध्यम वर्गीय परिवार को दर्शाया गया है जो अपनी रोज़मर्रा की जो वस्तु हैं उनको खरीदने में सकुचाता है, लेकिन जो आतिथ्य का भाव है वो अच्छे से करना चाहता है। लेकिन कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो परेशानी समझते हुए भी क्या है,
इसके साथ एक तरीके से कहें सामंजस्य नहीं बिठाते, तो वहाँ पर ये व्यंग किया गया है। ठीक है, घाव करे गंभीर, ध्यान देंगे चुनावी राजनीति पर ये तंज किया गया है। यह उनके सबसे धारदार राजनीतिक व्यंग संग्रह में से एक है। इसका शीर्षक बिहारी के प्रसिद्ध दोए देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर से प्रेरित है। इसमें देश के चुनाव तंत्र नेताओं के बाद ये जनता की मूर्खता, वोट बैंक की राजनीति पर तीखे प्रहार हैं। शरद जी दिखाते हैं कि कैसे चुनाव आते ही नेता जनता के पैरों में गिर जाते हैं, लेकिन जब जीतने के बाद क्या उन्हें पैरों के तले रौंद देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर दर्शाया ये भी गया है कि जो शिक्षा की बात करेगा, जो रोजगार की बात करेगा, ठीक है, उनको लोग पसंद नहीं करते। क्यों नहीं करते? वो क्या है, सिर्फ क्षणिक सुख देखते हैं। जो धर्म की बात करे, जो मंदिर की बात करे, जो सिर्फ क्या है गुमराह करने की बात करें, लोग उस पर आकर्षित जल्दी हो जाते हैं। क्यों? जो सपाट बात करने वाला होता है, लोग उसके मर्म को नहीं समझते, है ना। तो वो यहाँ पर जो चुनावी राजनीति व्यवस्था चलती है, किस प्रकार से चुनाव आते हैं, किस प्रकार से हर पार्टी सक्रिय हो जाती है, जनता के हित की बात करती है, ठीक है, लेकिन वास्तविकता कुछ और होती है, तो वो यहाँ पर दर्शाया गया है। 2 व्यंग नाटक हैं इनके, एक था गधा और अंधों का हाथी। तो यहाँ पर देखिए एक था गधा, इसका यहाँ पर देखिए क्या दर्शाया है कि यह सत्ता के पागलपन, क्रूरता का प्रतीक है। राजा अपनी कमजोरी, गलती को छुपाने के लिए एक मरे हुए गधे को शहीद घोषित कर देता है और पूरे राज्य में जबरन शोक मनाया जाता है, मजबूर किया जाता है। यह दिखाता है कि कैसे सत्ता अपनी कमियों को छुपाने के लिए राष्ट्रवाद भावनाओं का झूठा खेल रचती है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सत्ता के उस पागलपन को दर्शाया गया है जो अपनी गलती को छुपाने के लिए आम जनता के प्रति, आम जनता के सामने नाटक करते हैं। और नाटक कब सफल होगा? जब जनता के इमोशंस से खेला जाए, ठीक है, उसे राष्ट्रवाद की भावना से जोड़ दिया जाए। सीधी सी बात है, देखिए आम जनता जो है वो उसके अंदर राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम सबसे ज़्यादा होता है। अब वो पिघलते भी कहाँ पर हैं? जब देश पर बात आ जाती है। तो सरकार से जब कोई भी गलती होती है, अगर उसे राष्ट्रवाद की भावना से जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर क्या है, जनता फिर क्या है, इमोशंस में बह जाती है। और फिर भी क्या है, जानते हुए कि इसने गलत किया है, पर उसे ये लगता है कि हमारे राष्ट्र की रक्षा के लिए यही सही है, तो इसको ही वोट दे देते। तो पूरा जो प्रपंच है, पूरा जो जाल है, उस पर तीखा व्यंग किया गया है। ठीक है, अंधों का हाथी, तो ये प्रसिद्ध दार्शनिक कहानी है जहाँ कुछ अंधे हाथी अलग अलग अंगों को छूकर उसे परिभाषित करते हैं। यह राजनीतिक रूप है। इसमें दिखाया गया है किसी देश की समस्याओं, यानी कि हाथी को नेता, अफसर, मीडिया अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से तोड़ मरोड़ कर जनता के सामने पेश करती है, और ये वर्तमान समय में दिख भी रहा है। ठीक है, जो देश की जो समस्याएं हैं उस पर कोई बात नहीं करना चाहता। ठीक है, बस क्या है, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो अफसर हो, चाहे वो नेता हो, ठीक है, चाहे वो मीडिया हो, अपनी सहूलियत के हिसाब से तोड़ मरोड़ कर जनता के सामने प्रस्तुत करती है। अगला व्यंग देखिएगा इनका, मुद्र का रहस्य। तो भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद। तो इसमें देखिए कालिदास के विज्ञान शाकुंतलम नाटक में शकुंतला की अंगूठी यानी कि मुद्रिका खो जाने की घटना को आधार बनाकर शरद जी ने आधुनिक प्रशासनिक संदर्भ में से डाला है। यदि आज के समय में किसी बड़े मंत्री या अधिकारी की कोई कीमती चीज खो जाए, ठीक है, तो पूरा पुलिस प्रशासन, अमला, सारी मुस्तैदी एक चीज़ को ढूंढने में लगा देता है। और न्यूज़पेपर में भी आप देखते होंगे, किसी का कुत्ता खो रहा है तो पूरी फोर्स लगा दी। यहाँ पर यदि कोई आम जनता में से कोई व्यक्ति गायब हो जाए, या कोई स्त्री गायब हो जाए, किसी की बच्ची गायब हो जाए, ठीक है, उनके साथ गलत हो जाए, तो कोई भी पहली बात तो उनकी कंप्लेंट नहीं लिखेगा, कहेगा आ जाएगी, या फिर कहीं गया हुआ घूमने हुआ व्यक्ति आ जाएगा। लेकिन यहीं पर किसी अफसर का, किसी नेता का अगर कुत्ता भी खो जाता है तो आधे घंटे में पूरी फोर्स पहुंच जाती है। तो ये पूरा दर्शाया गया है किस प्रकार से आधार बनाया इन्होंने किसी को, अभिज्ञान शाकुंतलम के नाटक शकुंतला की अंगूठी को। ठीक है, तो यहाँ पर भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद दर्शाया गया है। कहने के लिए सरकार बनती है, लोकतंत्र की व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पर राजशाही व्यवस्था चल रही है देश में। अगला इनका व्यंग देखिए, प्रतिदिन। तो प्रतिदिन दैनिक जीवन के पाखंड। तो इसमें देखिएगा यह उनका ऐसा स्तंभ और संग्रह था जिसमें रोजमर्रा की छोटी छोटी घटनाओं में छिपे व्यंग को निकालते थे। जैसे बस में सफ़र करना, राशन की दुकान पर लाइन में लगना, दफ्तर में बाबू की खुशामद करना, अखबार पढ़ना, चाय की दुकान पर बहस करना, इन सब में आदमी को जो संघर्ष और पाखंड है उसे उन्होंने श्रृंखला में समेटा है। अब देखिए प्रतिदिन में क्या है, इन्होंने आम आदमी की जो गलत एक्टिविटी है उनको भी दर्शाया कि आप किसी भी, मान लीजिए जैसे विदेश में कोई युद्ध हो रहा है, ठीक है, हालांकि आम आदमी को इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब कोई इससे इसको फल नहीं मिल रहा है, ठीक है, लेकिन समय की बर्बादी जरूर कर रहे हैं। अगर किसी की चाय की टपरी पे बैठ गए तो 2-2 घंटे तक वही विदेश की जो राजनीति है, देश की जो राजनीति है,
उस पर विवाद करते रहेंगे, लेकिन अपने टाइम को उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, चाहे घर में राशन हो ना हो, ठीक है, बच्चे परेशान हो ना हो, तो उन लोगों पर यहाँ पे व्यंग किया गया है जो फालतू में क्या है बकवास करते रहते हैं और अपने कार्य पर ध्यान नहीं देते। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो शरद जी के इन व्यंगों को पढ़ते हुए पाठक को लगता है कि यह तो ठीक उसी के घर, दफ्तर या मोहल्ले की कहानी है। सीधी सी बात है, व्यंग क्या है? आम जीवन पर लिखे गए हैं, राजनीति पर लिखे गए हैं, समाज की रूढ़िवादिता, धार्मिक सांस्कृतिक पाखंड पर लिखे गए हैं। तो ये क्या है, हमारे व्यवहार में चीज़ें हैं, तो इसीलिए क्या पाठक आकर्षित होता है और अपने आप को उनसे जोड़ पाता है। तो जितने भी देखिए शरद जोशी के व्यंग, प्रतिनिधि व्यंग थे, वो हमने आपको करा दिए हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे। नोट्स फिर से बता दें, कंप्लीट नोट्स देखिए 999 में है। ठीक है, 10 यूनिट की PDF आपको मिल जाएगी। यदि किसी स्टूडेंट को 1 या 2 यूनिट चाहिए तो देखिए 99 रुपये में 1 यूनिट मिल जाएगी। ठीक है, आप देखिए इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पर आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। ज़्यादा समय नहीं है पेपर में, और यहाँ पर जो कंटेंट दिया जा रहा है, जो आपके सिलेबस में वही दिया जा रहा है। ठीक, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलिए, अब देखिए अगला जो हम पढ़ने वाले हैं, रमेश चंद्र शाह की डायरी अकेला मेला। तो सबसे पहले इनके जीवन परिचय को देख लेते हैं। तो रमेश चंद्र शाह का जो जन्म 1937 में वैशाख की त्रयोदशी को अल्मोड़ा उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रयाग विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा पाई। हमीदिया कॉलेज भोपाल के अंग्रेजी विभाग में इन्होंने सेवाएं दी और भोपाल में निराला सृजन पीठ के निदेशक भी रहे। इनकी प्रमुख कृतियाँ देखिए, गोबर गणेश, ध्यान देंगे, किस्सा गुलाम का, 8 भारतीय भाषाओं में इसे अनुदित किया गया है। पूर्वा पर, आखिरी दिन, पुनर्वास, आप कहीं नहीं रहते, विभूति बाबू, असबाब ए वीरानी ये उपन्यास है। जंगल में आग, मोहल्ले का रावण, मानपत्र, थिएटर, प्रतिनिधि कहानी, ये कहानी संग्रह है। कछुए की पीठ पर, हरिश्चंद्र आओ, नदी भागती हुई, प्यारे मुकुंद चंद को, चाक पर समय तथा देखते हैं, शब्द भी अपना समय। कविता संग्रह देखिएगा इनके, ये इनके कविता संग्रह। अगर हम बात करें, मार जाई खुसरो नाटक है। शैतान की वाहने, रचना के बदले पढ़ते पढ़ते शब्द निरंतर, आड़ू का पेड़, स्वधर्म कालगति, स्वाधीन इस देश में, छायावाद की प्रासंगिकता, समांतर, वागार्थ, भूलने के विरुद्ध, अज्ञे वागार्थ का वैभव, अज्ञे का कवि कर्म, आलोचना का पक्ष, समय, संवादी, ये इनकी समालोचनाएं आपको ध्यान में रखनी है। अज्ञे काव्यस्तवक, ध्यान देंगे, जड़ की बात, तो जड़ की बात जैनेन्द्र के निबंधों पर लिखा गया है। प्रसाद रचना संचयन संपादन किया है। अकेला मेला, ये इनकी डायरी है, और इसके साथ एक खिड़की से, ये भी इनकी डायरी विधा है। बहुवचन में 2 वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत संकलित है, एक लंबी छा और मटिया बुर्ज, ध्यान देंगे, ये रासोमन का अनुवाद है। 10 स्पोक भर्तहरि एवं कविताओं की 4 पुस्तकें तनाव पुस्तक माला के अंतर्गत प्रकाशित। कई कविता नाट्य पुस्तकें, ऐसे बाल साहित्य भी उन्होंने लिखा है। अंग्रेजी में देखेंगे तो येट्स एंड एलियट, ठीक है। इसके साथ ही इन्होंने जयशंकर प्रसाद टेमिनॉय अकादमी लंदन द्वारा 4 व्याख्यान की पुस्तिका प्रकाशित की है। पर्सपेक्टिव्स ऑन इंडिया, ठीक है, तो ये अंग्रेजी में इन्होंने लिखा हुआ है। सम्मान देखिए तो इन्हें देखिए शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के द्वारा। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। व्यास सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। भवानी प्रसाद मिश्र पुरस्कार, महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार, महापंडित राहुल सांकतेन पुरस्कार तथा भाषा परिषद कोलकाता द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर देखिए रमेश चंद्र शाह का हमने आपको जीवन भी बता दिया है, इनकी जो महत्वपूर्ण रचना यहाँ से प्रश्न लगते हैं वो भी आपको करा दी हैं। इसके साथ जो जो सम्मान इन्हें प्राप्त हैं वो भी बता दिए हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनकी रचना पर, जो कि आपके सिलेबस में लगी हुई है, ध्यान देंगे। अकेला मेला जो इनकी डायरी है, ठीक है, तो इसको लेकर उन्होंने क्या लिखा है। तो डायरी, एक लेखक की डायरी तो खास तौर पर मुझे लगता है ये खुद रमेश चंद्र शाह के वाक्य हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तभी उसे खुद के अलावा दूसरों के भी काम की चीज़ हो सकती है। उसमें दर्ज हुई बातें कुछ ऐसी हों जिनमें बहुत अलग अलग स्वभावों, रुचियों, दृष्टियों वाले सब सहृदय पाठक भी साझा कर सकें। तो डायरी की क्या विशेषता होनी चाहिए वो उसको यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। लेखक का प्राकृतिक और मानवीय पास पड़ोस, उसके राग विराग, आकर्षण विकर्षण, उसकी रीझ बूझ या नैतिक कल्पना संवेदना को उत्तेजित करने वाली घटनाएं, प्रवृत्तियाँ, यहाँ तक कि अध्ययन प्रसंग तक, उसकी सर्वथा निजी ऊहापोह भी क्या किन्हीं औरों के लिए रुचिकर सार्थक नहीं हो सकते। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो डायरी विधा है तो उसको आकर्षक क्यों नहीं कर सकते। उनके जीवन में, जैसे किसी के जीवन में कोई भी घटना घटित हुई है, ठीक है, तो उसको इस प्रकार से प्रस्तुत करना ताकि जो पाठक हैं वो भी क्या रुचि लेकर पढ़ सकें। हम सभी मानव जीव
निरपवाद रूप से रात दिन अपने आप में अपने आसपास की दुनिया में झगड़ते रहते हैं, जिस झगड़ने में कभी कभी दूर या निकट के हमारे पुरखों की प्रतिदुनिया भी अपने आप शामिल हो जाती है। यानी कि लड़ते लड़ते क्या है, सीधी सी बात है, घर परिवार पर आ जाते हैं, तो फिर जो उनके पुरखे भी रहते हैं उन पर भी बात आ जाती है। तो यह जो अस्त्र आत्मालाप या वाद विवाद संवाद हमारे चाहे अनचाहे ही हमारे भीतर चलता रहता है। डायरी क्या उसी को पकड़ने दर्ज करने के लिए अंतर्व्यवस्था के कारण ही नहीं लिखी जाती। डायरी क्यों लिखते हैं? जब हम क्या है अपनी बात को किसी के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाते, ठीक है, कुछ लोगों को डायरी लिखने का शौक होता है, तो जो मन के भाव हैं उसको वो दर्शाते हैं, ठीक है। डायरी में क्या है, डायरी विधा में होता क्या है, आपके जीवन में कुछ भी घटित हो रहा है, मान लीजिए आज की तारीख में कुछ भी घटित हुआ तो आज की तारीख डाल दी कि आज मैंने ये कार्य किया, ठीक है, तो ये होती है डायरी। तो कम से कम एक तो कारण उसे लिखे जाने का हो ही सकता है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं रमेश चंद्र साहब कि जो डायरी है तो उसको लिखने का कारण क्या है। जो अंतर व्यवस्था है मनुष्य के अंदर की, ठीक है, उसको वो कहीं और व्यक्त ना कर पाता हो जब, ठीक है, या कोई कुछ ऐसी घटना उसके जीवन में घटित होती है जो उसके लिए सबक बन जाती है, प्रेरणादायक रहती है, तो उसकी तारीख लिखकर उसको लिख देना है। डायरी विधा में हालांकि निरंतर लिखा जाता है, तो ये पूरी चीज़ें बताई गई हैं, जिसे बाकायदा या कि औपचारिक विधाओं का लेखन कहा जा सकता है। उसके तहत डायरी नाम की बेकायदा और अनौपचारिक विधा का क्या संबंध? क्या डायरी लेखक की आत्मकथा उसके संस्मरणों की गठरी है? निश्चय ही नहीं। भले ही दोनों में कुछ ज़्यादा या नज़दीकी हो, संभवतः या जिज्ञासा भी डायरी के जीवन का अनिवार्य अंग हो। तो आपको ध्यान में रखना है कि जिज्ञासा को डायरी का अनिवार्य अंग किसने बोला? रमेश चंद्र शाह ने बोला है। उसकी अंतःप्रेरणा, यानी कि जो जिज्ञासा है उसकी अंतःप्रेरणा है किसकी? डायरी की। तो ये वाक्य है रमेश चंद्र शाह का। अब यहाँ पर देखिए अकेले मेरे डायरी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर हम बात करेंगे। तो अकेला मेला प्रसिद्ध साहित्यकार रमेश चंद्र शाह द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण डायरी विधा की रचना है। यह पुस्तक हिंदी साहित्य में डायरी लेखन का एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करती है, जो लेखक के निजी अनुभवों और बौद्धिक चिंतन को उजागर करती है। प्रकाशन वर्ष देखिए तो यह पुस्तक 2009 में किताब घर प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई थी। समय अवधि तो इस डायरी के मुख्य रूप से वर्ष 1981 से 1985, कुछ संदर्भ में देखिए 1980 से 1986 की 20 दैनिक प्रविष्टियाँ और अनुभव संकलित हैं। देखिए इसके जो पुस्तक के रूप में जो प्रकाशन है 2009 में हुआ है, लेकिन जो डायरी में जितनी भी तिथियाँ हैं वो 1980 से या बोले 1981 से 85 तक है या 86 तक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो लेखक के जितने भी अनुभव थे वो यहाँ पर लिखे गए हैं। प्रकाशन की पृष्ठभूमि, इस डायरी के आरंभिक अंश शुरुआत में लोकप्रिय पत्रिका, ध्यान देंगे नवनीत पत्रिका में अनौपचारिक गद्य के रूप में प्रकाशित हुए थे। पठना अनुभव की प्रधानता, तो इस डायरी की सबसे बड़ी खूबी है कि लेखक अपने निजी जीवन के ब्यौरों से ज़्यादा अपने पढ़ने और साहित्यिक कृतियों के मूल्यांकन को तरजीह देता है, तवज्जो देता है। बौद्धिक यात्रा देखने को मिलती है, तो यह एकमात्र व्यक्तिगत डायरी नहीं बल्कि पाठक को एक गंभीर बौद्धिक और आलोचनात्मक यात्रा पर ले जाती है, जिसकी तुलना हिंदी में केवल मलयज की डायरी से ही की जा सकती है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तुलना किससे की जाती है? मलयज की डायरी से। अन्य कड़ियाँ क्या देखने को मिलती हैं? तो अकेला मेला रमेश चंद्र शाह की डायरी लेखन का पहला हिस्सा है। इसके बाद इस श्रृंखला में उनकी अनेक डायरियाँ जैसे इस खिड़की में और कठिन समय में भी प्रकाशित हुई थी। तो सबसे पहले डायरी इनकी अकेला मेला, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिएगा इनकी इसमें इस खिड़की से और कठिन समय में भी कैन की डायरी प्रकाशित हुई है। अब देखिए अकेला मेला से संबंधित कुछ और तथ्य हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे अकेला मेला डायरी की भूमिका में नवनीत कौन कौन सी पत्रिकाओं का प्रयोग किया गया है, ठीक है, कौन कौन सी पत्रिकाओं को नाम लिया गया, प्रश्न बना है। तो नवनीत साहित्यामृत पत्रिका में छपे इस डायरी के कुछ पृष्ठों के बारे में बताया गया है। तो अकेला मेरा डायरी का जो कुछ पृष्ठ किस किस में छपे हैं? नवनीत में छपे हैं और साहित्यामृत पत्रिका में। साहित्यामृत पत्रिका में ही नामवर सिंह की दृष्टि इनके डायरी के कुछ अंशों पर पड़ी और इसका उल्लेख यहाँ पर किया गया है। जब रमेश चंद्र शाह की डायरी के जो कुछ अंश साहित्यामृत पत्रिका में छपे थे तब वहाँ पर नामवर सिंह की नज़र पड़ी, यानी कि जब वो पढ़ रहे होंगे तब इनके डायरी के कुछ अंश पढ़े, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि नामवर सिंह ने कब इनकी डायरी के अंश पढ़े हैं, तो साहित्यामृत की पत्रिका के जब ये प्रकाशित हुए तब। डायरी के कुछ अंश आधारशिला के अलावा आकार, ध्यान देंगे, ज्ञानोदय, वागार्थ, पाठ, नई धारा, चिंतन, सृजन,
पूर्व ग्रह, अक्षर पर्व और लोकमत समाचार में भी छपे हुए हैं। नवनीत साहित्यामृत के अलावा इनसे कुछ अंश यहाँ पर देखिएगा आकार, ज्ञानोदय, वागार्थ, पाठ, नई धारा, चिंतन, सृजन, पूर्व ग्रह, अक्षर पर्व और लोकमत समाचार में छपे थे। पहला अंक सीधी में 3 जुलाई 1969 में प्रसाद की पंक्ति दुख दग्ध जगत और आनंदपूर्ण स्वर्ग दोनों के एकीकरण का यत्न ही साहित्य है से शुरू हुई है। ध्यान देंगे, पहला जो अंक है 3 जुलाई 1969 में लिखा गया और किस पंक्ति से स्टार्टिंग है? दुख दग्ध जगह और आनंदपूर्ण स्वर्ग दोनों के एकीकरण का यत्न ही साहित्य है। ये पहली पंक्ति है, इनके अंक पहले अंक की। इस अंक में एलियट, ठीक है, ध्यान देंगे एलियट के विचारों के बारे में बताया गया है। दूसरे अंक में भोपाल महाशिवरात्रि 6 फरवरी 1980 में मंदिर के वर्णन की शुरुआत देखने को मिलती है। पहला अंक लिखा गया था, देखिए अंक पूछा जा सकता है 3 जुलाई 1969 में। दूसरा अंक भोपाल में महाशिवरात्रि पर 6 फरवरी 1980 में मंदिर में वर्णन से शुरू होता है। तीसरा अंक देखिएगा 11 अप्रैल 1980 में भोपाल में पंडित शिया राम तिवारी का अमजद के प्रति सौहार्द व्यवहार को दर्शाया गया है, साथ ही उनके व्यक्तित्व का चित्रण भी देखने को मिलता है। चौथा अंक 20 मई 1980 में अल्मोड़ा में चिरंजी लाल काका का वार्तालाप दिखाया गया है, साथ लेखक की मानसिक स्थिति का भी वर्णन देखने को मिलता है। लेखक ने वीरेंद्र कुमार जैन और गजानन माधव मुक्तिबोध को स्मरणांजलि प्रदान की, यानी किन को याद किया है? वीरेंद्र कुमार जैन को और गजानन माधव मुक्तिबोध को। तो ये अकेला मेरा डायरी से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ से देखिए प्रश्न लगे हैं, 4 अंकों में ये प्रकाशित है। पहले अंक का जो प्रकाशन है या पहला अंक का भी इन्होंने लिखा है, तो पहला अंक सीधी में लिखा 3 जुलाई 1969 में। दूसरा अंक देखिए इन्होंने लिखा है भोपाल में महाशिवरात्रि को 6 फरवरी 1980 में। और तीसरा अंक 11 अप्रैल 1980 भोपाल में लिखा है। चौथा अंक देखिए 20 मई 1980 अल्मोड़ा में लिखा है। और क्या क्या विशेषता है चारों अंकों की वो हमने आपको बता दी है। किस लेखक किन किन लेखकों को इन्होंने याद किया है? तो वीरेंद्र कुमार जैन और गजानन माधव मुक्तिबोध को इन्होंने याद किया है। तो ये होगी आपके अकेला मेला डायरी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको करा दी गई है। इसके साथ ही हमने सदर जोशी के जितने भी प्रतिनिधि व्यंग थे जहाँ से प्रश्न बने हैं उन पर भी हमने चर्चा कर ली है। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी समझ में आई होगी। बाकी देखिए किसी भी स्टूडेंट को नोट्स चाहिए तो आपको जो ये नंबर दिया गया है आपको इस नंबर पर क्या है मैसेज कर देना है। कंप्लीट नोट्स चाहिए तो 999 में आपको प्राप्त हो जाएंगे यदि आप कंप्लीट नोट्स चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। बाकी किसी को 1 या 2 यूनिट चाहिए तो आपको 99 रुपये में 1 यूनिट मिल जाएगी, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए आपको वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ऐसे ही बने रहना है अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।